अर्थ लास्ट डेज द इन्वेजन। अध्याय 41 परिषद नेता का आगमन। छोटा समूह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और शटल से बाहर निकला। उन्होंने भी बाकी सभी एलियंस की तरह काले रंग का कवच पहन रखा था। समूह के बीच में खड़े व्यक्ति ने, जिसके कवच पर एक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था, फ्लीट कमांडर वोरिक की ओर देखा। एलिस को देखते ही उसके चेहरे पर अचानक एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने एलिस के हाथ की ओर देखा जिसे एलिस ने पकड़ रखा था। जैसे ही समूह करीब आया, कमांडर वोरिक एलिस के और करीब आ गए। यह सुरक्षात्मक भाव का संकेत था। उन्हें वह तरीका पसंद नहीं आया जिस तरह वह आदमी उनकी साथी को देख रहा था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह आदमी उनसे ऊंचे पद पर था। वह एलिस की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। बीच में खड़ा आदमी फ्लीट कमांडर के पीछे देखने लगा। उसकी घृणा स्पष्ट थी। एलिस ने मुड़कर देखा कि वह क्या देख रहा है। शेडिक, शीला, जैक और कैरी उनकी ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, हर जोड़ा हाथ में हाथ डाले चलता रहा। एलिस ने देखा कि शेडिक और शीला का चेहरा पीला पड़ गया जब उन्होंने देखा कि कौन आया है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर छोटा समूह शटल के संकरे रैंप के निचले हिस्से तक पहुंचा। फ्लीट कमांडर वोरिक ने अपने दिल पर मुट्ठी रखी और थोड़ा झुककर अभिवादन किया। परिषद नेता तोश, उन्होंने अभिवादन करते हुए कहा। नेता आ चुके थे। अपने साथी को नाम लेते हुए सुनकर एलिस के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि यह बहुत बुरा है। परिषद का नेता चुपके से आ गया था, जिससे उन्हें किसी को भी निकालने का समय नहीं मिला। इससे हर इंसान या किसी भी इंसान से संबंध रखने वाले व्यक्ति की जान जा सकती थी। क्या सभी बचे हुए इंसान यही हैं? परिषद के नेता तोश ने शांत स्वर में पूछा। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई। सभी विवाहित जोड़ों को देखकर उनके चेहरे पर घृणा के भाव थे। अब तक हमें जितने मिल चुके हैं, महोदय, कमांडर वोरिक ने जवाब दिया। हम अभी भी दूसरों की तलाश कर रहे हैं। वोरिक ने शांत रहने की कोशिश की और अपने नेता के सामने कोई भावना नहीं दिखाई। इनमें से कितनों के हमारे समुदाय के साथी हैं? परिषद के नेता तोश ने घृणा भरे स्वर में पूछा। उन्हें दोनों नस्लों के मेलजोल का विचार पसंद नहीं था। यह स्पष्ट था। बहुत सारे हैं, कमांडर वोरिक ने कहा। कम से कम 200 से ज्यादा तो हैं ही। मैंने गिनती नहीं की है। कई मादाएं भी इस समय गर्भवती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि यह जानकारी कमांडर तोश की योजनाओं को बदल सकती है। यह कहने के बाद एलिस ने तोश के कुछ गार्डों के चेहरे पर हैरानी का भाव देखा। वे अचानक चुपके से अपने चारों ओर नजर घुमाने लगे। शायद उन्हें जोड़े में कोई मादा या गर्भवती मादा दिखाई दे। वोरिक को उम्मीद थी कि अगर परिषद के नेता तोश को पता चले कि कई महिलाएं पहले से ही गर्भ धारण कर चुकी हैं, तो वे घृणा के अलावा कुछ और प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे तो वे और भी क्रोधित हो गए। परिषद के नेता की आंखों में क्रोध भरा हुआ था जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा। परिषद के नेता तोश ने उपहास उड़ाते हुए कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एलिस को घूर कर देखा, जो कमांडर वोरिक का हाथ पकड़े खड़ी थी। उनके चेहरे पर घृणा का भाव था। उन्होंने एलिस को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा मकोड़ा हो। फिर वोरिक की ओर देखते हुए बोले, तुम बचे हुए सभी मनुष्यों और सभी जोड़ों को शहर के केंद्र में ले आओ। फिर हम उन सभी से निपटेंगे। कमांडर वोरिक चौंक गया। वह तुरंत समझ गया कि क्या होने वाला है। परिषद का नेता तोश उन सभी को शहर के केंद्र में फांसी देने वाला था। परिषद के नेता तोश और उनके अंगरक्षकों का दल मुड़ा और शटल में वापस प्रवेश कर गया। वोरिक गंभीर चेहरे के साथ देखता रहा। जैसे ही शटल ऊपर उठी, गुंबद से बाहर निकली और आकाश में गायब हो गई। जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गई, उसने हिलने से इनकार कर दिया। उसके जाते ही वह अचानक मुड़ा और शेडिक की ओर देखा। सभी विवाहित जोड़ों और इंसानों को अभी बाहर निकालो। हम सब जानते हैं कि वह क्या करने वाला है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। चुपचाप करो। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग तोश को सूचित करेंगे कि हम इंसानों और विवाहित जोड़ों को निकाल रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे बीच जासूस हैं। मैं उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं। अगर जासूस नहीं होते तो परिषद का नेता तोश चुपके से नहीं आता। शेडिक ने सिर हिलाया। वह और जैक मुड़े और तेजी से चले गए। शीला और कैरी भी उनके पीछे पीछे शहर खाली कराने के लिए चल पड़ी। वे घर घर जाकर उन लोगों को बाहर निकाल रहे थे जिन्हें निकालना जरूरी था। यह जानते हुए कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, उन्होंने परिषद नेता तोश के आगमन की तैयारी शुरू करते समय सभी मनुष्यों और विवाहित जोड़ों के नाम एकत्र किए और एक सूची बनाई। अब वे इसका उपयोग कर रहे थे। वे अपने निर्धारित लक्ष्य समूह में शामिल लोगों को ढूंढने के लिए घर घर और शहर की हर इमारत में दौड़ पड़े और यथासंभव तेजी और सावधानी से काम करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उन्हें किसी जासूस ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शहर की पहली छानबीन पूरी करने के बाद उन्होंने पाया कि सूची में पहले से दर्ज कुछ व्यक्ति गायब थे, जिसे टाला नहीं जा सकता था। अलार्म बजाने से पहले उन्होंने शहर का आखिरी बार निरीक्षण किया, इस उम्मीद में कि लापता लोग सुरंगों की ओर पहुंचकर सुरक्षित हो जाएंगे। 1 घंटे बाद सूची में शामिल सभी लोग सुरंगों तक पहुंच चुके थे। उन्होंने सभी को ढूंढ लिया था। जैक ने पहले ही बंकर को तैयार कर सील कर दिया था, ठीक उसके ऊपर गुंबदनुमा घर बनाए जाने से पहले। गुंबदनुमा घर को इस तरह से संशोधित किया गया था कि जरूरत पड़ने पर बंकर तक पहुंचा जा सके।
जिस घर में बंकर छिपा था उसमें अब कीन रहता था, जिसने वहां रहने की सहमति इसलिए दी थी ताकि तोश के आदमियों को छिपे हुए बंकर की तलाश करने का कोई कारण न मिले। वैसे भी उन्हें वह मिलता नहीं। घर को इस तरह से संशोधित किया गया था कि अगर वे तलाशी भी लें तो भी बंकर का पता न चले। उन्होंने विवाहित जोड़ों और बचे हुए मनुष्यों की सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारी कर ली थी। अब यह जानने का समय था कि उनकी सारी योजना और तैयारी सार्थक हुई या नहीं। सुरंग के छिपे हुए शहर की सुरक्षा में नीचे न उतरने वाले केवल फ्लीट कमांडर वोरिक और एलिस थे। अगर वे कमांडर वोरिक को ट्रुथ सीरम दे दें तो क्या होगा, शीला ने डर से कांपती आवाज में पूछा। और एलिस का क्या होगा? काउंसिल लीडर तोश उसका इस्तेमाल वोरिक तक पहुंचने के लिए करेगा। जैक ने अपनी साथी के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, हमने उन्हें यह बात बताई थी, लेकिन वोरिक एलिस को खुद से अलग करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था और एलिस भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वे जानते हैं कि यह संभव है कि तोश उसका इस्तेमाल वोरिक तक पहुंचने के लिए करे। वे जोखिम को जानते हैं। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। ज़ेंट जैक, शीला, जेमी, लेरा, शैडिक और कैरी के पास गया। जो पीछे की दीवार के पास बैठा नीसा को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, जिसे डर था कि अगर उनका भेद खुल गया तो काउंसिल लीडर तोश उनके साथ क्या करेगी। सच बताने वाले सीरम के इस्तेमाल की संभावना से उनका डर और भी बढ़ गया था। समूह में महिलाओं की मौजूदगी ने उनके डर को और भी बदतर बना दिया था। सब लोग व्यवस्थित हो रहे हैं। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि क्या करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब चुप रहें। अगर तोश के आदमियों को सुरंगें मिल गईं तो वे हमारी आवाज सुन लेंगे। अगर हम चुप रहे तो वे हमारे लिए छिपे हुए दरवाजे का पता नहीं लगा पाएंगे जब तक कि ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल न किया जाए और वोरिक को मजबूर न किया जाए कि वह दरवाजा उन्हें बताए, जेंट ने बताया। जेमी मुस्कुराया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसे जिस एकमात्र प्रवेश द्वार का पता था वह एक नकली छिपा हुआ द्वार था जो एक बड़े खाली कमरे में जाता था। हमें हर तरह से तैयार रहना था, कहीं ऐसा न हो कि वे उस पर सीरम का इस्तेमाल कर दें। यह योजना का हिस्सा था कि उसे भी इसके बारे में पता न चले। तोश के आदमियों को नकली द्वार तक पहुंचने के लिए हमारे पास से होकर गुजरना होगा। हमें उनके गुजरने की आवाज सुनाई देगी, जिससे हमें उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। अगर वोरिक को एलिस को वहां से निकालकर हमारे पास लाना पड़ा तो क्या होगा? अगर उसे पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है तो वह एलिस और खुद को सुरक्षित कैसे लाएगा? लेरा ने जेमी के बगल से पूछा। वह कमांडर वोरिक और एलिस के लिए चिंतित थी। यहीं पर कीन की भूमिका आती है। उन्हें बस कीन के पास जाना है। वह बंकर के ऊपर बने घर में रहता है। वे वहां सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे असली ठिकाने का नक्शा बंकर के अंदर है, जो स्पेनिश में लिखा है ताकि एलिस उसे पढ़ सके और तोश और उसके गार्ड न पढ़ सकें, जेमी ने आगे बताया। एलिस और वोरिक को लगता है कि बंकर सील है। अगर उन पर ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल किया गया तो वे यही कहेंगे। कीन निगरानी रख रहा है ताकि अगर उसे लगे कि उन्हें मदद की जरूरत है तो वह उन्हें बंकर तक पहुंचा देगा। बंकर सील है। मैंने खुद इसे सील किया है, जैक ने बीच में टोकते हुए कहा। मैंने इसे खोला, जेमी ने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा है। अगर वोरिक और एलिस को जरूरत पड़ी तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में हमारी मदद कौन करेगा? जो ने अपने भाई से पूछा। जेमी मुस्कुराई। ये वैन, रास्क और मेरिक हैं। वे कीन के आसपास के घरों में रहते हैं। उन्हें तोश पर नजर रखने का काम सौंपा गया है ताकि हमें पता रहे कि क्या चल रहा है। वोरिक और एलिस से भी ये बात छुपाई गई थी। अध्याय 42, एलिस। सायरन जोर से बजने लगे, शहर के गुंबद में उनकी आवाज गूंज उठी और लाल बत्तियां चमकने लगीं। शहर के सभी इंसान और कई, लेकिन सभी नहीं, एलियंस जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वे जानते थे कि इसका मतलब है कि परिषद का नेता तोश यहां आ गया है और वे सभी इंसानों और उनके साथियों को उसके प्रकोप से बचाने के लिए शहर खाली करा रहे हैं। सायरन की आवाज सुनकर पायलट मेरिक ने सहज ही ऊपर चमकती लाल बत्तियों की ओर देखा, फिर अपने कवच में छिपी संचार इकाई को बाहर निकाला और उसे सक्रिय करने के लिए छोटा बटन दबाया। सेटअप हो रहा है, उसने उस छोटे उपकरण में कहा और फिर उसे वापस अपने कवच में रख लिया। उसे जवाब का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। चारों ओर जल्दी से नजर घुमाकर वह शटल से बाहर निकल गया। उसे डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पायलट मेरिक अपने नए घर की ओर चल पड़ा। यह उस गुंबदनुमा आवास के ठीक सामने था जिसके नीचे बंकर छिपा हुआ था। अपने नए घर में प्रवेश करते ही उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका घर देखने में ऐसा लगे जैसे उसमें कुछ समय से लोग रह रहे हों। हालांकि उसका सामान पहले ही अंदर ले जाया जा चुका था, लेकिन उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बजाय उसने मुख्य जहाज पर एक केबिन ले लिया था। परिषद के नेता तोश और उसके आदमियों को यह लगना जरूरी था कि वह शहर में लंबे समय से रह रहा है। जब मेरिक ने अपने घर की मरम्मत पूरी कर ली तो वह कीन के घर गया और उसे बताया कि अब समय हो गया है। दरवाजा खोलने के बाद कीन ने सिर हिलाया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, उसे कहने की जरूरत भी नहीं थी। वे सब जानते थे कि उन्हें क्या करना है। मेरिक पहले रास्क और फिर वैन के घर गया। उसे बस दरवाजा खटखटाना था।
जब वे दरवाजा खोलते तो उसे बस इतना कहना होता कि समय हो गया है, और कुछ करने को नहीं था। मेरिक जितने भी घरों में गया उसे वही प्रतिक्रिया मिली जो कीर ने दी थी। वे बस सिर हिलाते और दरवाजा बंद कर देते। उन सबके पास एक योजना थी। जेमी को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि विवाहित जोड़ों और बचे हुए इंसानों को छिपने में कौन मदद कर रहा है। ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता था। उस योजना का एक हिस्सा बंकर को छिपाकर रखना भी था। आखिरी घर से निकलते ही मेरिक ने देखा कि वर्निसा दौड़कर आंगन पार करके कीन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह जल्दी में थी, बाकी सब की तरह। वह शांत दिख रही थी, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। घबराहट उसके शांत चेहरे को भंग करने की कोशिश कर रही थी और वह अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे भी गुंबद में मौजूद जासूसों के बारे में पता था, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि वे कौन थे। उसका काम कीन के साथ रहना था, दोस्तों की तरह बर्ताव करते हुए, ताकि सबकी नजर उस घर से हट जाए जहां छिपा हुआ बंकर स्थित था। उन्हें इसे छिपाए रखना जरूरी था। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस तरह अगर किसी को जल्दी से सुरक्षित जगह पर जाना पड़े तो वे वहां जा सकते थे। मेरिक ने देखा कि कीर ने वर्निसा के लिए दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। अंदर आने से पहले उसने छोटी सी गली में दोनों ओर देखा और फिर मजबूती से दरवाजा बंद कर दिया। वे सभी जानते थे कि गुंबद में जासूस हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी थी। जेमी, वैन, रास्क और मेरिक ने पहले ही कीर्न और वर्निसा के रिश्ते की अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी, ताकि अगर ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल किया जाता तो सब लोग यही कहते कि वे एक जोड़े हैं। बंकर को छुपाए रखने और गुप्त रखने की यही योजना थी। बंकर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उन्हें इसे गुप्त रखना जरूरी था। बंकर के अंदर और आसपास जो कुछ भी हो रहा था वह फ्लीट कमांडर वोरिक की जानकारी के बिना रचा गया था। ऐसा होना ही था। अगर तोश और उसके आदमियों ने उस पर ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल किया होता तो वोरिक को इंसानों और उनके एलियन साथियों की रक्षा में मदद करने वाले सभी लोगों के बारे में पता होता, जिन्हें राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा दे दी जाती। अपना काम पूरा करने के बाद मेरिक अपने नए घर के इलाके से निकलकर अपने शटल की ओर वापस चल दिया, यह जानते हुए कि उसे फ्लीट कमांडर वोरिक को वापस मदरशिप पर ले जाना होगा। जब वह पहुंचा तो फ्लीट कमांडर वोरिक और एलिस पहले से ही शटल के पास खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां गया था। योजना इसी तरह बनाई गई थी। वोरिक को जितना कम पता होता, ट्रुथ सीरम के प्रभाव में वह उन्हें उतना ही कम बताता। पायलट मेरिक आखिरकार शटल तक दौड़ा। वह रुका, फिर चिंता से एलिस की ओर देखा। उसने पूछा, तुम्हें पता है कि अगर तुम हमारे साथ जहाज पर वापस जाओगी तो काउंसिल लीडर तोश तुम्हें मार डालेगा? अगर कमांडर वोरिक अकेले जाता है तो तोश तुम्हारा इस्तेमाल करके उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ और दूसरों के साथ सुरंगों में चली जाओ। वोरिक ने एलिस की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मेरिक सही कह रहा था, पर एलिस जिद्दी थी। वह अपने साथी से अलग नहीं होना चाहती थी। मैं पायलट मेरिक से सहमत हूं, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है कि तुम आना चाहती हो, लेकिन हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ। हालात अभी बहुत नाजुक हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हें वहीं मार डालेगा या मुझे पाने के लिए तुम्हें यातनाएं देगा। वोरिक ने देखा कि अचानक एलिस की आंखों में आंसू भर आए, मानो वे बहने ही वाले हों। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, रोने से बचने की कोशिश में उसकी आवाज कांप रही थी। मेरिक ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए फिर से कहा, अगर तुम जाओगी तो वे तुम्हारे साथी के सामने तुम्हें यातना देंगे ताकि उसे पकड़ सके। अगर वे जहाज पर कदम रखते ही तुम्हें मार न डालें तो तुम्हारा साथी इसे होने से नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिला दूं कि सत्य का सीरम इंसानों के लिए जानलेवा है, जिसका इस्तेमाल वह तुम पर जरूर करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि वह इसका इस्तेमाल तुम पर करेगा। कमांडर वोरिक ने एलिस को गले लगाकर दिलासा देने की कोशिश की। मेरिक सही कह रहा है। अगर तुम हमारे साथ आओगी तो हमें यही सब झेलना पड़ेगा। तुम मेरी कमजोरी हो। परिषद का नेता तोश यह बात तुरंत जान जाएगा और इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा। वह इसे देख लेगा जिस तरह से मैं तुम्हें देखता हूं। तुम मेरी साथी हो। सभी साथी हमारी कमजोरी होते हैं। क्या तुम समझ रही हो? एलिस की आंखों से आखिरकार आंसू बहने लगे और उसने सिर हिलाया। मैं सुरंगों में जाऊंगी, उसने अनिच्छा से कहा। आखिरी बार एक चुंबन लेकर एलिस मुड़ी और सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। कमांडर वोरिक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उसने मेरिक की ओर मुड़कर कहा, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं। मैं उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझे डर था कि वह हमारे साथ वापस चली जाएगी। चलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सभी को सुरक्षित रखने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे, मेरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर जाइए। मुझे कुछ काम है। बस एक पल लगेगा। फ्लीट कमांडर वोरिक ने सिर हिलाया, मुड़ा और अंदर चला गया, इस बात की परवाह किए बिना कि मेरिक उसके साथ उस औपचारिकता का प्रयोग नहीं कर रहा था जो उच्च पद के व्यक्ति के प्रति प्रथागत होती है। मेरिक ने अपना छिपा हुआ संचार उपकरण निकाला और एक बटन दबाकर उसे सक्रिय कर दिया। जेमी, एलिस रास्ते में है। उससे वहीं मिलो, वरना उसे पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है।
वह अभी सुरंगों की ओर जा रही है, उसने सूचना दी। संचार उपकरण के जरिए जेमी से बात करने के बाद उसने संचार उपकरण का बटन दोबारा दबाकर उसे बंद कर दिया। उसे उसकी गुप्त जगह पर वापस रखने के बाद वह बेड़े के कमांडर को उसके जहाज पर वापस ले जाने के लिए शटल में सवार हो गया। एलिस सुरंगों की ओर भागी, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थी। उसे वोरिक की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। वह जानती थी कि वोरिक खतरे में है। उसका मन कर रहा था कि वोरिक की मदद करे, लेकिन मेरिक सही कह रहा था। अगर वह उनके साथ जाती तो स्थिति और बिगड़ जाती। सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसने गुप्त दरवाजा खोला और अंधेरी सुरंग में कदम रखा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे प्रवेश द्वार फिर से सील हो गया और सुरंग में दौड़कर उस गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ी जहां बाकी सभी छिपे हुए थे। असल में वह इस योजना का हिस्सा नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि छिपा हुआ प्रवेश द्वार एक चाल थी, जिसे वहां इसलिए रखा गया था ताकि अगर उनसे ट्रुथ सीरम के प्रयोग के दौरान पूछताछ की जाए तो असली प्रवेश द्वार का पता न चले। उन्होंने इसे केवल एक ही इंसान पर आजमाया था। जब कैरी को यह दिया गया तो वह लगभग मर गई। वह केवल 1 सप्ताह की गर्भवती थी। सीरम ने उसके अजन्मे बच्चे को मार डाला। कई डॉक्टरों ने कहा था कि कैरी पर सीरम का असर होने का मतलब यह नहीं है कि सभी इंसान इससे मर जाएंगे। वोरिक और एलिस दोनों की राय अलग थी, दोनों में से कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। एलिस चुपचाप लंबी सुरंग में आगे बढ़ती रही। वह उस प्रवेश द्वार की ओर जा रही थी जिसके बारे में उसे पता था। उसे नहीं पता था कि वह एक नकली प्रवेश द्वार था। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ी, उसे अचानक रुकना पड़ा। डर से उसका शरीर जम गया और उसने ऊपर देखा। मुश्किल से सांस लेते हुए वह धीरे धीरे पीछे हटी, काश उसके पास कोई हथियार होता। अध्याय 43 सुरंगें। अचानक गाड़ी रोककर एलिस डर से जम गई। जैसे ही वह होश में आई, उसने तुरंत पीछे कदम बढ़ाया क्योंकि उसके सामने खड़ा जॉम्बी शैतानी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा। एलिस के पास कोई हथियार नहीं था। अपने साथी वोरिक के इतने करीब रहने के कारण उसे कभी भी हथियार रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी लापरवाही के लिए खुद को कोसते हुए उसने सोचा कि काश उसने हथियार रखा होता। जैसे जैसे एलिस पीछे हटती गई, जॉम्बी एक कदम आगे बढ़ता गया। उसकी हरी भरी आंखें एलिस पर टिकी हुई थीं और वह पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। उसके हरे रंग के मुंह से गहरे हरे रंग की चिपचिपी लाल टपक रही थी। सुंदर लड़की अकेली है, वह खिलखिलाकर हंसा। वह किसी हॉरर फिल्म के खूंखार खलनायक जैसा लग रहा था, बस फर्क इतना था कि यह सब असलियत थी। उसके डर के कारण उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा, जिससे उसे घुटन महसूस होने लगी। एलिस ने पूरी ताकत से चीख मारी, इस उम्मीद में कि सुरंग में कोई उसकी आवाज सुन ले। आवाज सुरंग में गूंजती हुई अंधेरे में गायब हो गई, मानो अंधेरा ही उसकी मदद की गुहार को रोक रहा हो। जैसे ही वह पीछे हटी, वह भयानक, मुस्कुराता हुआ ज़ोंबी फिर से आगे बढ़ा। उसकी पीठ सुरंग की दीवार से टकराई। उसकी ठंडी सतह से उसे कंपी छूट गई। उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। वह फंस गई थी। उसका डर बढ़ता गया। उसने बेताब होकर अपने डर को दबाया, उसने पूरी ताकत से लात मारी। उसका पैर जॉम्बी के पेट में जा लगा, उसकी एड़ी ने उसे पीछे धकेल दिया। वह गिरा नहीं, बस एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठा। संभल कर खड़ी हुई एलिस एक तरफ हट गई, फिर जॉम्बी के पास से भागते हुए सुरंग में चली गई। जैसे जैसे वह सुरंग में आगे बढ़ती गई, अंधेरा बढ़ता गया। उसे अंधेरे में छिपे हुए प्रवेश द्वार का पता नहीं था, इसलिए उसने मदद के लिए चिल्लाया, जेमी, मदद करो। जॉम्बी, वह चीखी। उसकी चीखों की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। एलिस ने पीछे मुड़कर देखा। जॉम्बी ने अपना संतुलन वापस पा लिया था और फिर से उसका पीछा कर रहा था। वह उससे बस कुछ ही इंच दूर था। उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में यह मुश्किल था। सुरंग के इस हिस्से में दीवारों पर लगी कई चमकती पीली बत्तियां बुझी हुई थीं, जिससे देखना मुश्किल हो रहा था। उसके सामने सुरंग में कहीं कदमों की आहट गूंजी। 1 से ज्यादा कदमों की आहट थी। एलिस को उम्मीद थी कि कहीं और जॉम्बी न हो। कदमों की आहट तेज होती जा रही थी। जेमी, मदद करो। जॉम्बी, वह चीखी। उसकी दिली इच्छा थी कि ये कदमों की आहट जेमी या बाकी जॉम्बी में से किसी एक की हो, न कि और जॉम्बी की। वह एक और मोड़ पर मुड़ी और फिर से मदद के लिए पुकारने लगी, जेमी, मदद करो। जॉम्बी, जैसे जैसे वह जेमी से उसे बचाने की गुहार लगाती रही, कदमों की आहट करीब आती गई। भागते हुए उसे अपने सामने कहीं कदमों की आहट सुनाई दी। सुरंगों के इस हिस्से में इतना अंधेरा था कि यह देखना मुश्किल था कि कितनी दूर तक कोई आ रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसका पीछा कर रहा जॉम्बी कहाँ है, वह रास्ते में एक छोटे से गड्ढे में ठोकर खाकर गिर पड़ी और कंक्रीट के फर्श पर फिसलते हुए सुरंग के किनारे से जा टकराई। जॉम्बी उसके पीछे आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। अपनी पूरी ताकत से एलिस चीखी, तेज और तीखी। जॉम्बी ने अपने कानों को उस चीख से बचाने के लिए ढक लिया। अचानक घबराकर एलिस ने जॉम्बी की तरफ देखा। पता नहीं क्यों, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, लाल खून। बहुत सारा खून था। जॉम्बी का खून कीचड़ जैसा था, गहरे हरे रंग का। उसे याद नहीं था कि उसने पहले कभी उसके मुंह पर खून देखा था।
कोने से कदमों की आहट सुनाई दी, फिर अचानक ज़ॉम्बी एक दीवार से टकराकर दूर जा गिरा। हड्डियों के टूटने की आवाज आई। लड़ाई की दबी हुई आवाजें सुरंग में गूंजती रहीं, फिर शांत हो गईं। एलिस को बड़ी सावधानी से उठाया गया। मजबूत बाहों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कि जेमी उसे वापस सुरंग में ले जा रहा था। वह अकेला नहीं था। शैडिक और जैक भी उसके साथ थे। तुम वाकई बहुत तीखी आवाज में चिल्ला सकते हो, जैक ने ताना मारा। शैडिक और जेमी हंस पड़े। उनकी हंसी बनावटी लग रही थी। वह नकली सी लग रही थी। एलिस छटपटाने लगी, जेमी की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेमी ने उसे जाने नहीं दिया। मैं चल सकती हूं, उसने शिकायत की। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन वह ठीक महसूस कर रही थी। उसे पता था कि अगर वे उसे चलने दें तो वह चल सकती है। नहीं, तुम नहीं जा सकती, जैक ने उससे कहा। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और चलता रहा। वे दोनों जल्दी में लग रहे थे और तेजी से छिपे हुए प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। शैडिक ने उसे निहारते हुए कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बात का इंतजार कर रहा हो। मैं चल क्यों नहीं पा रही, उसने आखिरकार पूछा। जेमी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा, उसने बाकी लोगों पर सरसरी नजर डालते हुए पूछा। कुछ तो चल रहा था जिसे वे उससे छिपा रहे थे। क्या महसूस करूं, उसने उलझन में पूछा। उन्होंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वे बस चलते रहे। वे उसे उस गुप्त द्वार से ले गए जहां बाकी सभी लोग थे, फिर उन्होंने उस द्वार को बंद कर दिया और अच्छी तरह से सील कर दिया। मेडिकल, जेमी चिल्लाया। वह तेजी से बड़े कमरे के मेडिकल एरिया की ओर बढ़ रहा था। एलिस उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह पागल हो गया हो। वह घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। चिकित्सक कॉल दौड़कर उनके पास पहुंचा, उसे एक नजर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? एलिस ने मेडिक कॉल और जेमी की तरफ देखा। क्या? उसने गुस्से से कहा। उसे डर लगने लगा था। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वह मर रही हो, लेकिन उसे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था, बाकी सब ठीक था। उसे इसका एहसास नहीं हो रहा है, जेमी ने चिकित्सक को बताया। कॉल ने सिर हिलाया। उसे मेडिकल वार्ड में ले जाओ और टेबल पर लिटा दो। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जेमी ने वही किया जो उसे कहा गया था। जब वह उसे बाकी लोगों के सामने से ले जा रहा था, तो वे सब चौंक गए। एलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। जेमी ने उसे नीचे उतारा और पीछे हट गया। हिलने की कोशिश मत करना, उसने उसे चेतावनी दी। अंत में एलिस ने नीचे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। उसने सिर्फ काटा ही नहीं था, बल्कि ज़ॉम्बी ने उसकी एक टांग का एक हिस्सा निकाल लिया था। मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकल गया था और उस खुले छेद से मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। चिकित्सक ने घन के आकार का एक अजीब उपकरण लगाया। शेल्फ से लंबी, पतली नलियों का एक बंडल निकालकर उसने एक नली का एक सिरा घन के आकार की मशीन में डाला और दूसरे सिरे पर एक लंबी, पतली सुई लगा दी। काम पूरा होने पर उसने सुई को उसके पैर में चुभो दिया। उसने कहा, इससे तुम्हारे खून से ज़ोंबी के जहर निकल जाएंगे, जिससे तुम ज़ोंबी नहीं बनोगी। इसके बाद हमें तुम्हारा पैर ठीक करना होगा। अभी जहर निकालना ज्यादा जरूरी है। यह वही उपकरण था जिसका इस्तेमाल उसने कैरी को ट्रुथ सीरम देते समय किया था। उसे सीरम देने के बाद ही उन्हें पता चला कि ट्रुथ सीरम इंसानों के लिए जानलेवा है। मरने से ठीक पहले उसने बड़ी मुश्किल से उसके खून से सीरम निकाला और उसकी जान बचाई। बस 1 सेकंड और देर होती तो कैरी आज जिंदा नहीं होती। जब शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाएंगे तो आपको अपने पैर में दर्द महसूस होगा। आपके रक्त में मौजूद विषाक्त पदार्थ ही इसे सुन्न कर रहे हैं। विषाक्त पदार्थ पूरी तरह निकलने से पहले मैं आपको दर्द निवारक दवा नहीं दे सकता, चिकित्सक कॉल ने जल्दी जल्दी काम करते हुए समझाया, ताकि वह महिला न बदल जाए और उन्हें उसे मारना न पड़े। कॉल की मानव साथी जूली दौड़कर उसके पास आई। क्या आपको मदद चाहिए? उसने एलिस की चोट की ओर न देखने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, वह छोटा स्कैनर और उसके बगल वाला उपकरण मुझे दो, उसने आदेश दिया। उसकी निगाहें एलिस और जो वह करने की कोशिश कर रहा था, उससे हटी नहीं थीं। जूली ने झटपट स्कैनर और डिवाइस को उठाया और उन्हें कॉल के पास रख दिया। एलिस की आंखों में अचानक डर देखकर उसने समझाया, इनमें से एक स्कैनर है और दूसरा दर्द निवारक दवा से भरा इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल इंसानों पर पहले ही किया जा चुका है और इसे सुरक्षित माना गया है। एलिस ने सिर हिलाया। दर्द उसके शरीर में तेजी से फैलने लगा था। यह एक जलन जैसा एहसास था जो हर पल बढ़ता जा रहा था। उसका पैर फड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लग गई हो। चिकित्सक कॉल ने अभी तक उसे इंजेक्शन नहीं लगाया था। अभी समय नहीं था, उसके खून में अभी भी जहरीले पदार्थ मौजूद थे। वह अभी भी स्कैनर पर नजर रखे हुए था, यह इंतजार कर रहा था कि सारे जहरीले पदार्थ उसके शरीर से निकल जाए। हर पल एक जीवनकाल जैसा लग रहा था। जलन भरे दर्द से उसकी आंखों में पानी आ गया। मशीन से एक हल्की सी आवाज आई, फिर अचानक कॉल ने इंजेक्शन लगाया और उसके घायल पैर में चुभो दिया। जलन कम होने लगी, दर्द गायब हो गया और ऐसा लगा जैसे अब पैर में कोई चोट ही नहीं है।
स्कैनर उठाते हुए उसने उसके शरीर की जांच शुरू की। हर पल उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। हमें तुम पर नजर रखनी होगी। मुझे दिन में कई बार तुम्हारी जांच करनी होगी। समझ रही हो ना? उसने उससे पूछा। उसकी आवाज में तनाव था। एलिस ने डॉक्टर की ओर देखा। स्कैनर की ओर देखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ, कॉल? उसने पूछा। तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ है। अध्याय 44, एलिस। चिकित्सक कॉल ने जेमी, शैडिक और जैक के बीच नजर घुमाई, फिर सीधे एलिस की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि वह उसे अपनी समस्या के बारे में बताना नहीं चाहता था। उसने बोलने में थोड़ा समय लिया, मानो समय बिताने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। हालांकि मैं तुम्हारे खून से जहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे से उसे निकाल पाया हूं या नहीं। इसलिए तुम्हारा बच्चा अभी भी संक्रमित हो सकता है, उसने भावहीनता से कहा। वह पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ था। एलिस ने गहरी सांस ली, फिर कमरे में इधर उधर देखा, उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। मैं गर्भवती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सदमे और अविश्वास से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। सदमे से उसे चक्कर आ रहा था। उसे यह सुनकर हैरानी हुई कि वह गर्भवती है। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि उसके बच्चे में अभी भी ज़ोंबी विष का संक्रमण हो सकता है। चिकित्सक कॉल पीछे हट गए, उन्हें जगह देते हुए। यह स्पष्ट था कि उनकी भावनाएं उथल-पुथल में थीं। आप केवल 1 सप्ताह से गर्भवती हैं, लेकिन जब आपको काटा गया था तब भ्रूण में संक्रमण फैलने के लिए यह समय काफी है। हमारी प्रजाति तेजी से बढ़ती है। एक बार जब भ्रूण पर्याप्त रूप से विकसित हो जाएगा, तो मैं आपकी अनुमति से बच्चे के शरीर से विष निकालने का प्रयास करूंगा, उन्होंने कहा। जब तक वह उन्हें अनुमति नहीं देती, तब तक वह कुछ नहीं कर सकते थे। एलिस का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या स्कैनर मेरे बच्चे में जहर की जांच करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है? एलिस ने पूछा। उसकी आवाज दबी हुई और धीमी थी। गर्भवती होना ही उसके लिए एक बड़ा झटका था, और ऊपर से यह डर कि ज़ॉम्बी से संक्रमित होने के कारण उसका और वोरिक का बच्चा शायद जीवित न रह पाए। डर उसके अंदर समा गया। अचानक उसके दिल में गहरा गम भर गया, मानो वह फटने को तैयार हो। वह नहीं चाहती थी कि उसका और वोरिक का बच्चा मरे। चिकित्सक कॉल ने स्कैनर उठाया और उसे सबसे संवेदनशील सेटिंग पर सेट कर दिया। उन्होंने एलिस को दिखाने के लिए स्कैनर ऊपर उठाया। यह हमारे स्कैनर की सबसे शक्तिशाली सेटिंग है। अगर 1 हफ्ते या उससे कुछ ज्यादा समय में आपके शरीर में जहरीले पदार्थ हैं, तो शायद मैं कुछ देख पाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी पता चलेगा। भ्रूण बहुत छोटा है, उन्होंने समझाया। मैं आपका स्कैन दोबारा करूंगा ताकि आप खुद देख सकें। फिर चिकित्सक कॉल ने एलिस का स्कैन एक बार फिर किया, स्कैनर को धीरे धीरे आगे पीछे घुमाते हुए। वह उनके पेट के पूरे हिस्से का स्कैन कर रहे थे। वह चाहते थे कि एलिस उन्हें दोबारा स्कैन करते हुए देखें ताकि वह परिणाम खुद देख सकें और शायद उनका मन शांत हो जाए। जब कॉल ने स्कैन पूरा कर लिया, तो उसने स्कैनर को उसकी छोटी स्क्रीन उसकी ओर करके ऊपर उठाया ताकि वह उसे देख सके। फिर उसने उसके लिए परिणाम पढ़कर सुनाए क्योंकि स्क्रीन पर कोई मानवीय भाषा नहीं लिखी थी। इसमें लिखा है कि परिणाम अनिश्चित है। जूली ने एलिस के घायल पैर पर पट्टियां बांधने के लिए कॉल को अपने हाथ में पकड़ी पट्टियां दे दी। एलिस अकड़ी हुई थी। हालात की वजह से वह बेसुध सी हो गई थी। वह सुस्त लग रही थी, किसी भी बात का जवाब देने में असमर्थ। यह सब उसके लिए असहनीय था। एलिस उसी अवस्था में तब तक रही जब तक चिकित्सक कॉल ने उसके पैर की चोट पर पट्टी नहीं बांध दी। पट्टी बांधने के बाद जेमी ने उसे जांच टेबल से उठाया और मेडिकल क्लिनिक से बाहर ले गया, लेकिन उसने उसे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह किसी चलती फिरती गुड़िया जैसी लग रही थी। एलिस की खाली आंखों में उदासी देखकर कैरी दौड़कर वहां पहुंची। एलिस को देखते हुए और उसकी सुस्ती को देखकर उसने जेमी से धीरे से पूछा, क्या वह ठीक हो जाएगी? जेमी ने कैरी की तरफ देखा। उसकी आंखों के भाव से साफ था कि उसे नहीं लगता था कि एलिस ठीक हो पाएगी। एलिस वोरिक के बच्चे की गर्भवती है और उसे 1 हफ्ता हो चुका है। उसे अभी अभी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। यहां आते समय ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था। डॉक्टर कॉल उसके खून से जहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि भ्रूण में कोई जहर बचा है या नहीं, क्योंकि भ्रूण अभी बहुत छोटा है, उसने धीरे से समझाया। एलिस को आराम की जरूरत है और किसी को उसके पास रहना होगा। हमें यह जानना जरूरी है कि उसकी हालत कब और कैसे बिगड़ती है। कैरी समझ गई थी कि जेमी का मतलब उसके पहले से ही खराब मूड से नहीं था। वह सुस्त थी और अपने आसपास किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वह सदमे में थी और शायद शोक से घुट रही थी। कैरी इस शोक को अच्छी तरह जानती थी। उसने भी ट्रुथ सीरम के रिएक्शन के कारण अपना बच्चा खो दिया था। वह अपने अजन्मे बच्चे के साथ लगभग मर ही गई थी। जेमी को नहीं पता था कि उसकी भावनाओं के किस हिस्से ने उसे प्रतिक्रियाहीन बना दिया था। इनमें से कुछ भी हो सकता था। वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि कहीं जहर भ्रूण को संक्रमित न कर दे और भ्रूण उसे संक्रमित करके उसे ज़ॉम्बी में न बदल दे। स्थिति गंभीर थी। जेमी को एलिस के मूड पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। उसे कैरी से बदलाव के संकेतों पर ध्यान देने की जरूरत थी।
एलिस को अपनी बाहों में लिए जेमी उसे मेडिकल क्लिनिक के पास एक खाट पर ले गया ताकि चिकित्सक कॉल को उसकी जांच करने या उसके घायल पैर की जांच करने की आवश्यकता पड़ने पर आसानी हो सके। कैरी उसके पीछे पीछे चली और रास्ते में एक कुर्सी खींच लाई ताकि एलिस के साथ रहते हुए वह उस पर बैठ सके। वोरिक को यह पसंद नहीं आएगा, कैरी ने जेमी से फुसफुसाते हुए कहा जब जेमी ने एलिस के ऊपर एक नरम कंबल डाला। मुझे भी यह पसंद नहीं है। मुझे लगा था कि उन्होंने सुरंगों को ज़ॉम्बी से पूरी तरह साफ कर दिया है। अब वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं होना चाहिए। ज़ॉम्बी से पूरा इलाका साफ कर दिया गया था। बल्कि कई बार। अभी मुझे चिंता है कि अगर ज़ॉम्बी सुरंगों से निकलकर गुंबद वाले शहर में पहुंच गए तो गुंबद में रहने वालों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जेमी ने कहा। हम उन्हें चेतावनी देने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। अगर काउंसिल लीडर तोश ने हमें ढूंढने के लिए आदमी भेजे हैं तो हम उनसे टकरा जाएंगे और वे आखिरकार हम सबको ढूंढ निकालेंगे। अगली बार जब मेरिक फोन करे तो उसे सूचित करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहां बहुत से लोगों की जान खतरे में है। कैरी ने एलिस की ओर देखा जो अभी भी अकड़ी हुई और बेजान पड़ी थी। जेमी द्वारा ओढ़ाया गया नरम कंबल उसकी ठुड्डी तक ऊपर उठा हुआ था। वह छत की ओर देख रही थी लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या मेरिक का हमें फोन करने का कोई समय तय है? उसने जेमी से पूछा। मेरिक को सुरंगों के खतरों के बारे में जानना जरूरी था ताकि अगर ज़ॉम्बी सुरंगों से निकलकर शहर में आ जाएं तो उन्हें पहले से चेतावनी मिल सके। नहीं, वह हमें जानकारी देने के लिए ही फोन करता है। बाकी समय उसका संचार बंद रहता है ताकि वह इसे छिपा सके, जेमी ने समझाया। अगर उसका संचार चालू रहता है तो उसके आसपास के लोग उसकी आवाज सुन लेंगे जिससे उसका भेद खुल जाएगा। उसे तुरंत राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी जाएगी। परिषद के नेता तो शायद इसे सार्वजनिक तमाशा बना देंगे ताकि अगर कोई और हमारी मदद करने का फैसला करे तो उसे सबक मिले। कैरी कुछ पल चुप रही, सोचती रही। रुककर उसने जेमी की ओर देखा क्योंकि उसे किसी और के बारे में ख्याल आया जो मदद कर सकता था। क्या कीन के पास कम्युनिकेशन लिंक नहीं है? मुझे लगता है कि उसे इसकी जरूरत होगी ताकि अगर किसी को बंकर के अंदर छिपना पड़े तो वह हमें सूचित कर सके, कैरी ने एलिस को देखते हुए जेमी से कहा। एलिस अभी भी हिली नहीं थी, उसकी खाली आंखें ऊपर की ओर टकटकी लगाए हुए थी। इससे पहले कि जेमी उसे जवाब दे पाती, जैक अचानक कैरी के पास दौड़कर आया। टॉश के आदमी सुरंगों में तलाशी ले रहे हैं। हमें जितना हो सके चुप रहना होगा। यह बात सबको बता दो। कोई बात नहीं करेगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर टॉश के आदमियों ने हमें सुन लिया तो हम सब मर जाएंगे। जेमी ने कैरी को देखा, फिर एलिस को। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसकी गहरी आंखों में घबराहट झलक रही थी। मैं सबको बता देता हूं, उसने कहा। तुम एलिस का ध्यान रखना। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर कॉल को बता देना। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह जल्दी से चला गया, हर उस व्यक्ति से फुसफुसाते हुए जो उसके रास्ते में आया। कैरी ने देखा कि जेमी मौन का आदेश फैलाने के लिए चला गया। उसने शैडिक को चारों ओर ढूंढा लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाई। एलिस की वजह से ही वह उसे ढूंढने जा सकी। अगर उन सबको मरना ही था तो वह अपने साथी के साथ मरना पसंद करती। जैसे जैसे सन्नाटा छाता गया, गुप्त शहर में भय और चिंता की भावना फैलती गई। वातावरण भय और चिंता से भरा हुआ था क्योंकि गुप्त सुरंग शहर में हर कोई फिर से बोलने की अनुमति का इंतजार कर रहा था। वे एक साथ हडल होकर डर से इधर उधर देख रहे थे और उम्मीद और प्रार्थना कर रहे थे कि तोश के आदमी उन्हें न ढूंढ पाए। माताओं ने अपने छोटे बच्चों को गोद में ले रखा था, उनके हाथ उनके मुंह पर रखने के लिए तैयार थे ताकि वे कोई आवाज न निकाल सके। सुरंगों में मौजूद हर कोई जानता था कि अगर तोश के आदमियों ने उन्हें खोज लिया तो उन सबको मार डाला जाएगा। उम्र मायने नहीं रखती थी। वह न तो बहुत बूढ़े, न बहुत जवान और न ही उनके बीच के किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। इसमें सभी इंसान और उनके परग्रही साथी शामिल थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साथी परग्रही थे, तोश उन्हें आपस में मिलने नहीं देना चाहता था। उसे न तो साथी के बंधन की परवाह थी और न ही इस बात की कि वह अपने लोगों के ही कानूनों के खिलाफ जा रहा था। वह उन सबको मारना चाहता था। उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। अध्याय 45, एलिस। परिषद के नेता तोश के आदमियों द्वारा सुरंगों में मनुष्यों और उनके साथियों की तलाश करते हुए बूटों की आवाज सुरंग में गूंज रही थी। छिपे हुए शहर में छिपे जीव खामोशी से इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में पकड़े जाने का डर साफ झलक रहा था। बूटों की लयबद्ध धमक सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। परिषद के नेता तोश के कई आदमी सुरंगों के अंदर उनकी तलाश कर रहे थे। उन आदमियों ने गुंबद के अंदर सुरंग का छिपा हुआ प्रवेश द्वार जल्दी ही खोज लिया था। या तो उन्होंने सत्य ज्ञान देने वाले सीरम का इस्तेमाल किया था या किसी ने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने भूमिगत सुरंग शहर में एक रात भी नहीं बिताई थी, फिर भी तोश के आदमी पहले ही अंदर उनकी तलाश कर रहे थे। सौभाग्य से गुप्त सुरंगों वाले शहर के बाहर रहने वाले किसी को भी असली गुप्त प्रवेश द्वार का पता नहीं था। उन्हें न तो सुरंग के असली प्रवेश द्वार का पता था और न ही गुप्त शहर के प्रवेश द्वार का। यह एक बेहद गुप्त रहस्य था। गुंबद में रहने वाले जो लोग सुरंगों के बारे में जानते थे, उन्हें केवल नकली प्रवेश द्वारों के बारे में ही पता था और कुछ नहीं। यह एहतियात के तौर पर रखा गया था ताकि अगर सत्य बताने वाले सीरम का इस्तेमाल किया जाए तो कोई समस्या न हो।
शैडिक, जैक, जो, जेंट और जेमी गुप्त प्रवेश द्वार के पास खड़े थे, उनके कान सपाट सतह से चिपके हुए थे, वे बाहर मौजूद लोगों की बातें सुन रहे थे। टॉश के आदमी इस समय शहर के गुप्त प्रवेश द्वार से गुजर रहे थे। बाहर मौजूद सभी लोगों को प्रवेश द्वार पार करने में कुछ समय लगा। उन्होंने जेमी और बाकी लोगों को बताया कि उन्हें खत्म करने के लिए सुरंगों में बहुत सारे आदमी भेजे गए हैं, बहुत ज्यादा। कई घंटों के सन्नाटे के बाद सुरंगों से बाहर निकलते सैनिकों की आवाज आखिरकार गायब हो गई। फिर भी कोई हिलाडुला नहीं और न ही कोई आवाज हुई। शैडिक ने संकेत दिया कि सैनिकों के जाने के बाद जो सन्नाटा छाया हुआ था वह एक जाल हो सकता है। संभव है कि वे वास्तव में सुरंग से बाहर न निकले हों। वे चुपचाप इंतजार कर रहे हों ताकि उन्हें जल्दी बाहर आने के लिए लुभा सके। यह भी संभव है कि उन्होंने छिपे हुए लोगों को ढूंढने के लिए सेंसर और कैमरा फीड लगा रखे हों ताकि वे अपना गुप्त प्रवेश द्वार खोल सकें। वे सभी जानते थे कि उन्हें मेरिक के फोन का इंतजार करना होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या हो रहा है। उनके पास जाने का कोई और तरीका नहीं था। उनके पीछे एलिस कांप रही थी और आगे पीछे हिल रही थी। वह कुछ अस्पष्ट बुदबुदा रही थी। एलिस के साथ जो भी हो रहा था वह सही समय पर नहीं हो रहा था। जब वे लोग अभी भी छिपे हुए प्रवेश द्वार से गुजर रहे थे तभी वह सुस्ती से इस हालत में पहुंच गई थी। उसके इस बदलाव के कारण वे सब पकड़े जा सकते थे और अंततः मारे जा सकते थे। जेमी दौड़कर मेडिक कॉल के पास गई और एलिस की ओर इशारा किया। कॉल ने इशारे से बताया कि उसे जल्दी से जांच की मेज पर लाना है। जैसे ही जेमी ने उसे जल्दी से उठाया, कॉल ने अपने स्कैनर और उस उपकरण को तैयार किया जिसका उपयोग उसने पहले उसके रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए किया था। संभव था कि गर्भ में पल रहे भ्रूण से विषाक्त पदार्थों को निकालने तक यह प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहे। पूरे दिन लगातार विषाक्त पदार्थों को निकालने से जो प्रक्रिया सामान्यतः कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है वह लगभग 24 घंटे तक चलेगी और तब तक हर दिन दोहराई जाएगी जब तक कि भ्रूण पर्याप्त रूप से विकसित न हो जाए, यदि यही उसकी समस्या का कारण था। कॉल द्वारा स्कैन किए जाने तक उन्हें इसका पता नहीं चलेगा। जेमी ने एलिस को धीरे से जांच टेबल पर लिटाया, जबकि चिकित्सक कॉल ने स्कैनर उठाया और जल्दी से उसकी जांच की। पहले की तरह उन्होंने स्कैनर को सबसे संवेदनशील सेटिंग पर सेट किया था। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि स्कैनर को पर्याप्त उच्च सेटिंग पर सेट न करने के कारण उनसे कुछ भी छूट न जाए। स्कैनर को पहले से ही उच्चतम सेटिंग पर सेट करने से यह सुनिश्चित हो गया। एलिस की जांच करने के बाद चिकित्सक कॉल ने छोटी स्क्रीन पर देखा। स्कैनर ने संकेत दिया कि उसके रक्त में विषाक्त पदार्थ मौजूद हैं। उन्होंने तुरंत उपकरण लगाया और ज़ोंबी विष को निकालना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में समस्या यह थी कि दर्द फिर से लौट आता था। उपकरण उसके द्वारा दी गई दर्द निवारक दवाओं को भी शरीर से निकाल देता था। इसका कोई उपाय नहीं था। उन्हें डर था कि अगर वह चिल्लाई तो उन्हें ढूंढ रहे लोग उसकी आवाज सुन लेंगे। फिर उस यंत्र की आवाज से ही उनकी पहचान उजागर हो सकती थी। अगर बाहर मौजूद लोग छोटी सी पंप की आवाज या मशीन के काम खत्म होने पर आने वाली बीप की आवाज सुन लेते तो वे सब मर जाते। चिकित्सक कॉल ने तुरंत कार्रवाई की। वह उसे बेहोश करना चाहता था, लेकिन उपकरण बेहोशी की दवा के रसायनों को भी हटा देगा। दांत पीसते हुए उसकी निगाहें लगातार प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थीं, जहां बाकी लोग अभी भी हलचल की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक विषैले पदार्थ शरीर से नहीं निकल जाते वह उसे कुछ भी नहीं दे सकता था। कॉल का एक हाथ उपकरण की बिजली आपूर्ति पर था और दूसरा हाथ एक इंजेक्टर पॉड पर था जो दोहरे सीरम से भरा हुआ था। यह सीरम दर्द निवारक होने के साथ साथ शामक भी था। डिवाइस की बत्ती अचानक चमक उठी, जिससे पता चला कि उसके खून से सभी जहरीले पदार्थ निकल गए थे। एक हाथ से उसने उपकरण की बिजली की तार खींची, जिससे तेज बीप की आवाज बंद हो गई, और दूसरे हाथ से कॉल ने झटपट उसे दर्द निवारक और बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा दिया, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती। उसे कुछ देर के लिए उसे बेहोश करना जरूरी था। मुझे लगता है कि हमें इस उपकरण का परीक्षण एक ज़ोंबी पर करना चाहिए, कॉल ने फुसफुसाते हुए कहा। पूरी तरह से परिवर्तित ज़ोंबी पर। जेमी ने कॉल की ओर देखा। उसके शब्दों ने उसका ध्यान खींचा। क्यों? जेमी ने उससे पूछा, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसे जवाब पसंद आएगा, फिर भी उसने पूछ लिया। चिकित्सक कॉल ने सीधे जेमी की ओर देखा। अगर यह उपकरण एक पूर्ण ज़ोंबी से विषाक्त पदार्थों को निकाल देता है तो यह उसके गर्भस्थ भ्रूण से भी विषाक्त पदार्थों को निकाल देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भ्रूण को निकालना ही सबसे अच्छा होगा ताकि वह उसे लगातार संक्रमित न कर सके। क्या तुम्हें लगता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण पहले से ही ज़ोंबी है? जेमी ने अविश्वास भरे भाव से उससे धीरे से पूछा। मुझे पक्का पता नहीं है। स्कैनर से अभी भी कोई निश्चित नतीजा नहीं निकल रहा है। जब तक उसका बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि स्कैन के लिए उसका द्रव्यमान बढ़ जाए, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, कॉल ने बताया। जैक ने जेमी और मेडिक कॉल को फुसफुसाते हुए देखा और जेमी के चेहरे के हाव भाव देखकर वह यह जानने के लिए उनके पास गया कि क्या समस्या है। मेडिक कॉल द्वारा समस्या समझाने के बाद उन्होंने एक ज़ॉम्बी ढूंढने का फैसला किया जिस पर इसका परीक्षण किया जा सके। हालांकि उन्हें किसी ज़ॉम्बी के सामने आने का इंतजार करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे खुद संक्रमित हुए बिना या इसके द्वारा खाए बिना इसे कैसे पकड़ेंगे। उन्हें इसे नियंत्रित करने के लिए एक जगह भी ढूंढनी थी ताकि जब वे इस पर उपकरण का परीक्षण कर रहे हों तो यह छिपे हुए शहर में किसी को नुकसान न पहुंचा सके।
शेडिक, जैंट और जो दरवाजे पर खड़े होकर सुनते रहे जबकि जेमी, जैक और कॉल एलिस से संबंधित स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। जेमी का संचार बंद हो गया। सुरंगें साफ हैं, मेरिक की आवाज संचार माध्यम से सुनाई दी। इससे पहले कि मेरिक अपना संचार बंद कर पाता, जेमी ने झट से पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि हम यहां नीचे हैं? मेरिक की आवाज फिर सुनाई दी। उन्होंने फ्लीट कमांडर वोरिक पर ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल किया। हमें पता था कि वे ऐसा करेंगे। अंदर सब ठीक हैं? उसने पूछा। हाँ, हम ठीक हैं। उन्होंने हमें नहीं ढूंढा। क्या आपको पता है कि उन्होंने हमें सुरंग से आते जाते पकड़ने के लिए यहां सेंसर या कैमरे लगाए हैं? जेमी ने पूछा। जहां तक मुझे पता है, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि वे संभवतः नजर रखेंगे, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतें, मेरिक ने आगे कहा। तुम लोग भी सावधान रहना। हमारे पहुंचने से पहले ही सुरंगों में एलिस पर हमला हो चुका था। कॉल जहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन इसका मतलब है कि ज़ॉम्बी गुंबद के अंदर घुस सकते हैं, जेमी ने उसे चेतावनी दी। एक और बात। यह सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई ज़ॉम्बी दिखे, तो हमें उस पर कुछ परीक्षण करने होंगे। उसे तभी पकड़ना जब ऐसा करना सुरक्षित हो। अपनी जान जोखिम में मत डालना। मेरिक कुछ पल चुप रहा। उसने पूछा, आपको ज़ॉम्बी पर परीक्षण करने की क्या जरूरत है? जेमी ने आह भरी। एलिस गर्भवती है, लेकिन भ्रूण इतना छोटा है कि उसमें से विषाक्त पदार्थ नहीं निकल पा रहे हैं। काउल उसके रूप बदलने से पहले उसके खून से विषाक्त पदार्थ निकाल देता है, लेकिन किसी तरह वे फिर से प्रकट हो जाते हैं। काउल का मानना है कि भ्रूण संक्रमित हो चुका है, संभवतः वह पहले से ही ज़ोंबी बन चुका है। वह जानना चाहता है कि क्या ज़ोंबी से सारे विषाक्त पदार्थ निकाले जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो एलिस के गर्भ से भ्रूण को निकालना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वह बच्चे को बचाने की कोशिश करना चाहता है। मैं तुम्हारे लिए एक ज़ॉम्बी लाने की कोशिश करूंगा, मेरिक ने कहा। क्या मुझे अभी और कुछ जानने की जरूरत है? वोरिक कैसा है? एलिस जानना चाहेगी, जेमी ने पूछा। उन्होंने सिर्फ सार्वजनिक तौर पर रासायनिक पूछताछ की। उन्होंने उसे न तो कैद किया और न ही उसे कोई नुकसान पहुंचाया। मुझे लगता है कि तोश उस पर नजर रखना चाहता है और देखना चाहता है कि वह किससे बात करता है। हो सकता है कि वह उसका पीछा भी करवा रहा हो। वह इंसानों और उनके साथियों को खत्म करना चाहता है। जेमी के मन में एक विचार आया। तोश को पता है कि वोरिक का एक साथी है, फिर भी वो अभी तक जिंदा क्यों है? बेशक हम उसे मरा हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि तोश ने उससे सिर्फ पूछताछ ही क्यों की है। परिषद नेता तोश उसका इस्तेमाल बाकी सभी को ढूंढने के लिए करना चाहता है, मेरिक ने कहा। कम से कम हमें तो यही लगता है। मुझे जाना होगा। तोश का एक शटल अभी अभी उतरा है। संचार माध्यम बंद हो गया।